तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी स्टूडेंट हैं या फिर आपने एमएससी पास कर लिया है, तो आपने गेट एग्जाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में हम गेट एग्जाम को एमएससी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम की किसी एमएससी स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो इस एग्जाम से किसी एमएससी स्टूडेंट को मिलते हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो में मेनली हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि गेट एग्ज़ाम को किसी एमएससी स्टूडेंट को क्यों सीरियसली लेना चाहिए? क्यों गेट एग्ज़ाम की काफ़ी इम्पोर्टेंस है एक एज़ अ करियर ऑप्शन? और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो एक एमएससी स्टूडेंट को व्हाइल डूइंग एमएससी ध्यान में रखनी चाहिए अगर गेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है? गेट एग्ज़ाम किसी भी एमएससी स्टूडेंट के लिए 2 मायनों में इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहली चीज़ कि ये एग्ज़ाम दूसरे नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो कि सीएसआईआर नेट है, जो एक बेसिक साइंस स्टूडेंट के लिए हाइली इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, उससे कंपैरेटिवली ईज़ी होता है क्रैक करना। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ये कई डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए क्रिएट करता है आफ्टर एमएससी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गेट इज़ एन ईज़ियर टारगेट टू हिट एज़ कंपेयर्ड टू अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। तो उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग गेट के पैटर्न को देख लेते हैं। तो गेट टोटल 100 मार्क्स का रहता है। टोटल 100 मार्क्स का रहता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो कट ऑफ अगर मैथमेटिक्स की बात करें सो इट लाइज़ बिटवीन 25 टू 30 फॉर मैथमेटिक्स। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, तो ये थोड़ा-सा स्लाइटली ज़्यादा रहता है, सो इट मे बी 28 टू 34, 35। अगर फिज़िक्स की बात करें, तो ये मैथमेटिक्स के जैसा ही रहता है, अराउंड 25 टू आई कैन से 32। अगर आप इन कट ऑफ मार्क्स को ध्यान से देखें एंड दीज़ डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द गेट वेबसाइट, तो ये आप वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर इस कट ऑफ को देखें और सीएसआईआर नेट के कट ऑफ से कंपेयर करें, तो ये कट ऑफ काफ़ी कम होता है। जहाँ आपको ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, ओपन कैटेगरी कट ऑफ है, तो जहाँ आपको सीएसआईआर नेट में 200 में से 100 यानी कि 50 अराउंड 50% स्कोर करना पड़ता है, वहीं आपको गेट क्लियर करने के लिए केवल 25 टू 30% स्कोर करना पड़ता है। तो हियर इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग दैट गेट इज ईजियर टारगेट टू हिट। So only you need to score only 25 to 30% of out of it. Okay? कितने क्वेश्चंस रहते हैं? तो देखिए इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 10 क्वेश्चन रहते हैं एप्टीट्यूड। उसके बाद बाकी 55 क्वेश्चंस 25 प्लस 30 की कैटेगरी में रहते हैं। 25 क्वेश्चंस 1 मार्क एंड 30 क्वेश्चंस 2 मार्क। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये कैरी करते हैं 15 मार्क्स। सो इन शॉर्ट 15 marks from here, 25 from here and 60 from here, which consists total 100 marks. अगर आप देखें तो ये पहले जो 10 क्वेश्चन रहते हैं ये एप्टीट्यूड के रहते हैं। जैसे सीएसआईआर नेट के एग्जाम में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले का जो सेक्शन रहता है सेक्शन ए, वो एप्टीट्यूड का रहता है। बेसिक एप्टीट्यूड जो 10th क्लास तक का एप्टीट्यूड रहता है उसके क्वेश्चन रहते हैं। गेट का जो एप्टीट्यूड है उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है सीएसआईआर नेट से। सीएसआईआर नेट में प्योरली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहता है, जबकि गेट में कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको बेसिक इंग्लिश के नॉलेज से और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल रीजनिंग के सेंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से गेट का जो एप्टीट्यूड है, तो मैं बोलूँगा कि अगर नेट का एप्टीट्यूड जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी कंपैरेटिवली ईज़ी है एज़ कंपेयर्ड टू केमिस्ट्री पीपल। बट अगर मैं गेट की बात करूँ तो तीनों के तीनों या अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करें, तो जितने भी एमएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट में सबसे आसान सेक्शन है ये 10 क्वेश्चंस। यानी कि टोटल 15 मार्क्स जो रहते हैं वो आप एप्टीट्यूड से ही ला सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे एक नज़र दौड़ाएँ तो आप देखेंगे कि ये 15 मार्क्स काफ़ी ईज़ी रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि जो एप्टीट्यूड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए रहता है, वही एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रहता है।
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट गेट इज प्राइमरली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। नहीं, गेट एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि गेट का जो एप्टीट्यूड है वो एप्टीट्यूड हमारे बेसिक साइंस के एप्टीट्यूड से मैच करता है, और गेट की ढेर सारी एकेडमी है जो कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल कराती हैं आपको सारे एप्टीट्यूड से। अगर आपको सच में जरूरत है तो आप उनकी प्लेलिस्ट पे जाके ढेरों देयर आर वेरियस चैनल्स जो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, गेट की पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे एप्टीट्यूड की। यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, 15-20 डेज एफर्ट डालें, तो इन 15 मार्क्स को आप अश्योर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं CSIR नेट से कंपेयर करूं तो CSIR नेट में पासिंग मार्क अराउंड 100 रहता है, जिसमें से एप्टीट्यूड का वेटेज रहता है 30 मार्क्स। और एप्टीट्यूड ये जो है ये मैथमेटिक्स डोमिनेंस इसमें रहता है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सबके लिए इक्वल है। अब अगर आप देखें तो ये 30% जो 100 आउट ऑफ 100 अगर आप देखें तो जो एप्टीट्यूड का शेयर जो है वो 30 मार्क्स का है, यानी कि आपको 30% जो है वो एप्टीट्यूड देगा। लेकिन अगर आप गेट में देखें, है ना, गेट में देखें तो 25 मार्क्स, 25 टू 30 मार्क्स लाने हैं, उसमें से 15 मार्क्स किसके हैं, एप्टीट्यूड के हैं। यानी कि आउट ऑफ 25 टू 30 आपको 15 मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड दे देता है। कितना हो गया, इजिली यू कैन कैलकुलेट, इट इज मोर देन 50%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जहां आप पूरा मैथमेटिकल डोमिनेंट एप्टीट्यूड सेक्शन को अगर आप पूरा का पूरा भी करते हैं तो 30% ही हो पाएगा, बाकी 70% आपको सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा। यहाँ आप 50 टू 55% स्कोर केवल एप्टीट्यूड पे फोकस करके कर सकते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे एमएससी के बच्चे, इंजीनियरिंग पीपल टेक दिस सेक्शन वेरी सीरियसली, बट एमएससी के बच्चे इस सेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। दे मेनली फोकस ऑन देयर सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट इस स्ट्रैटेजी को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब इतना बड़ा परसेंटेज 50% आपको वेटेज जो है वो यहाँ से मिल रहा है, तो क्यों हम इस चीज को इग्नोर करें। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। सब्जेक्ट पे तो फोकस रखना ही है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस चीज को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू शुड नोटिस एंड यू शुड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस। देयर आर वेरियस चैनल्स जिनकी प्लेलिस्ट पे आपको कंप्लीट गेट एप्टीट्यूड पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए, मैं तो एक एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी बता सकता था डिटेल में, सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया। बट अगर इन शॉर्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि एप्टीट्यूड पे ग्रिप रखिए। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है। गेट का जो एग्जाम होता है वो मोर एनालिटिकल होता है ना, थ्योरेटिकल नहीं होता। बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। यू शुड बी वेरी गुड एट फॉर्मूला एज वेल एज इट्स एप्लीकेशंस। मतलब फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशंस पे गेट का एग्जाम बेस्ड रहता है, कैलकुलेशंस छोटी छोटी। इफ यू आर नॉट गुड एट फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड सर्टेन कैलकुलेशंस, देन स्टार्ट डूइंग इट, है ना, start practicing certain formulas, its applications and certain calculations. Try to solve or try to observe previous year papers also, क्योंकि वहां से आपको एप्टीट्यूड में भी हेल्प मिलती है और सब्जेक्ट को समझने में भी हेल्प मिलती है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीन चीजों को प्राइमरली आपको देखना है ना। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। Our next topic that गेट एज एन करियर ऑप्शन। क्यों एमएससी के स्टूडेंट्स को गेट को सीरियसली लेना चाहिए? उसका एक बहुत बड़ा रीजन उसके बहुत सारे करियर ऑप्शन से भी रिलेटेड है। यानी कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी एज अ करियर ऑप्शन मिलती है जो गेट से मिलती है। तो देखिए, पिछले स्लाइड में हमने देख लिया कैसे गेट किसी एमएससी स्टूडेंट के लिए क्लियर करना ड्यूरिंग एमएससी। आप एमएससी के साथ भी गेट को क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें,
और अपने सब्जेक्ट्स पे टोटल नहीं, लेकिन अगर आपका टोटल 100% सिलेबस है, तो अगर आप सिलेबस को 60% भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत थ्योरेटिकली आपको प्रिपेयर नहीं करना है ना? फॉर्मूलाज एप्लीकेशंस और प्रीवियस ईयर पेपर, इतना अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है पास जरूर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे AIR 1 की बात नहीं कर रहा, है ना? AIR 1 की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ इसको कट ऑफ पार करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ पास होने भर से आपको बहुत सारी करियर ऑप्शंस मिल जाती हैं, है ना? तो पहले हम लोग पास होने के लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद हम फिर रैंक इंप्रूव करने के लिए बात करेंगे। तो देखिए, ऐसी कौन सी करियर ऑप्शंस हैं जो गेट से हमें मिलती हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसमें से आता है पीएचडी। एमएससी के इमीडिएट बाद में अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, यानी कि आप गेट क्वालिफाइड हैं, जस्ट क्वालिफाइड, रैंक काम की कुछ भी हो, इट डजंट मैटर इन वेरियस केसेस। हाँ, अगर आप एक ठीक-ठाक रैंक लेके आ जाएँगे, सो इट विल बी डिसेंट, है ना? सो लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि रैंक की चिंता ना करें, है ना? कोशिश करें जितनी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो आपका गेट स्कोर इम्प्रूव करती है। तो जितना अच्छा आपका गेट स्कोर होगा, उतना अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा। तो देखिए, एज़ अ पीएचडी ऑप्शन आपको एमएससी के तुरंत बाद आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में ढेर सारी वैकेंसीज हैं जो पीएचडी के लिए हर साल में 2 बार खुलती हैं, है ना? एक बार दिसंबर सेशन में और एक बार जून सेशन में, जुलाई के लिए, दिसंबर सेशन में जनवरी के लिए। तो आप आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की वेबसाइट पे लगातार जाते रहिए। देयर आर, अगर इनको टोटल काउंट करें तो अराउंड 40 इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट से पीएचडी को अलाउ करते हैं। मतलब अगर आपके पास नेट नहीं है, सिर्फ गेट स्कोर कार्ड है, तो फिर आप इन इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी कर सकते हैं विद कंप्लीट फेलोशिप, इंस्टीट्यूट फेलोशिप, है ना? आपको एक्सटर्नल जेआरएफ नहीं चाहिए। अगर आपके पास गेट है तो भी आप इन इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी कर सकते हैं। एंड देयर आर सम अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो, यानी कि आपके पास ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप अप्रोच करके अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट नेट। नेट जो है वो आपका आगे लेक्चरशिप एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, बट पहले हम इस कंपटीशन की दौड़ में कम से कम एक प्लेस सिक्योर करें, उसके बाद आगे की तैयारी करें। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपका एमएससी के बाद ईयर वेस्ट नहीं होते हैं, अगर आपने सिंसियरली 2 साल में थोड़े-थोड़े एफर्ट लेके गेट को प्रिपेयर करके क्लियर किया है, तो आप पीएचडी तो कम से कम इंश्योर कर ही सकते हैं। तो आप किसी भी आईआईटी और एनआईटी में एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपके गेट स्कोर बहुत अच्छे हैं, तो आपको आईआईटी में भी चांस मिल सकता है, और अगर आपका गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनआईटीज़ जहाँ पर आपको एडमिशंस मिल जाते हैं। बट हाँ, आपको थ्योरेटिकली ठीक रहना पड़ता है, बिकॉज़ पीएचडी इंटरव्यूज़ जो हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल पे होते हैं। तो आप जब आप इतनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और लॉजिकली साउंड होते हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ में भी आपके निकलने के चांसेस हाई होते हैं। सो दूसरा करियर ऑप्शन, अगर आप पीएचडी में नहीं जाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट सिनेरियो आउटसाइड द इंस्टीट्यूट्स ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उन्होंने बेसिक साइंसेस के साथ मर्ज करके कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो हर आईआईटी में होते हैं। आईआईटी में तो मतलब मेजर 8 से 10 आईआईटीज ऐसे हैं जो इस तरह के कोर्सेज चला रहे हैं। कुछ एनआईटीज भी हैं जो इस तरह के कोर्सेज चला रही हैं। यानी कि अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं और आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है जिसमें ठीक-ठाक गेट स्कोर है, तो आपको एमटेक में भी एडमिशन मिल सकता है। एमटेक में जो कोर्सेज़ हैं, वो आपके बेसिक साइंस से मर्ज कोर्सेज़ हैं, मतलब इंजीनियरिंग प्लस बेसिक साइंसेज़ से। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है डेटा साइंसेज़ का कोर्स, डेटा साइंसेज़। तो इस तरह के आप एमटेक इन डेटा साइंसेज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आगे जाके इंडस्ट्री में भी जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो 2 साल का एमटेक आप करके इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इस पूरे सिनेरियो में कहीं भी सीएसआईआर नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त करियर ऑप्शन अभी निकल के आ रहा है। जो बच्चे 4 साल 5 साल पीएचडी में नहीं, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च में, वो यहाँ जाकर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करके 2 साल अच्छे से कोर्स को करके, इम्प्लीमेंटेशन करके वो इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। अदर करियर ऑप्शंस आर डीआरडीओ भी गेट स्कोर कार्ड से पीएसयूज, अदर पीएसयूज और देयर, जैसे डीआरडीओ है, ओएनजीसी, बार्क, ये आपके गेट स्कोर से ही आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दीज पीएसयूज, है ना? आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगे। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
किसी भी ब्रांच से आपने एमएससी किया है एंड यू हैव अ डिसेंट गेट स्कोर, तो आपको पीएसयूज में भी हाई चांस रहता है। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि एज कंपेयर टू द इंजीनियरिंग सीट्स, वैकेंसीज आर वेरी लो। जैसे लास्ट टाइम डीआरडीओ में जो साइंटिस्ट बी के लिए पोजीशन थी, वो मैथमेटिक्स में केवल 2 पोजीशन थी। सो गेट स्कोर अगर आपका काफी अच्छा होगा तो आपको यहाँ भी चांसेस है। बट प्राइमरली दो बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस हैं, वो है पीएचडी और एमटेक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, जो सारे एमएससी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है यूजफुल होंगे, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए, ये मेरे एज अ स्टूडेंट, एज अ पीएचडी स्टूडेंट, देन 4-5 इयर्स टीचिंग के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एमएससी स्टूडेंट्स को इन 4-5 चीजों पर ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग देयर एमएससी। अगर आप एमएससी पास आउट भी हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि पैनिक मत करिए, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी जो लाइन है, अगर आप एमएससी करते हैं 2 साल एमएससी, अगर आप फिर पीएचडी में जाते हैं 5 इयर्स पीएचडी, देन योर देन पोस्ट डॉक एंड अदर्स टीचिंग वैकेंसीज, तो इसका मतलब ये लाइन थोड़ी सी लंबी है। इसलिए जल्दबाजी करके आपको हो सकता है इमीडिएट कोई सफलता मिल जाए, कोई एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको फायदा नहीं होगा। इसका मतलब है पैनिक अवॉइड करिए, पेशेंस अपने अंदर लाइए, बैठ के खुद से किताबें पढ़ना, खुद से सीखना, ये हैबिट अगर लाएंगे तो आपको एमएससी में भी हेल्प करेगी, गेट और नेट दोनों में हेल्प करेगी, फिर आगे जाके आपकी रिसर्च में भी बहुत हेल्प करेगी, और अल्टीमेटली आप जाके कहीं ना कहीं फैकल्टी बनने वाले हैं, तो आपके स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। अगर आपने अच्छा सीखा होगा तो जरूर आप अच्छा सिखा पाएंगे। टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आपने एमएससी पीएचडी के बाद 2 साल भी गैप ले लिया है, कोई मैटर नहीं करता है। एक बहुत मिसकंसेप्शन इस समय इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमएससी के बाद 1 साल 2 साल गैप हो गया तो यू गेट डिप्रेस एंड आप रिसर्च, जो आपका पैशन हो, अगर मान लीजिए रिसर्च है, तो आप उसको ड्रॉप करके कहीं और चले जाएं और बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप में सीखने की पोटेंशियल है तो आपको जरूर मिलेगा, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें मार्केट में आप गूगल करेंगे कि भाई पीडीएफ फॉर दिस सब्जेक्ट, ढेर सारी पीडीएफ खुल के आ जाएंगे, ढेर सारे बुक्स खुल के आ जाएंगे। फिर ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करिए, अपने प्रोफेसर से एडवाइस लीजिए, अपने सीनियर से एडवाइस लीजिए जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए हों, जो अच्छा सीखते हों। हर चीज एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, अच्छा सीखते हों उनसे बात करिए, है ना? दे विल हेल्प यू। ऑथेंटिक सोर्सेज से काम करिए, 2 बुक्स पढ़िए बट डिसेंट पढ़िए। ऐसा नहीं कह रहा बहुत हाई लेवल की बुक्स पढ़िए, बट स्टैंडर्ड 2 बुक्स फॉलो करिए। यही मैंने सी पार्ट में लिखा है कि फॉलो स्टैंडर्ड सोर्सेज। स्टैंडर्ड सोर्सेज में हर चीज आती है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आपके प्रोफेसर्स हों, आपके सीनियर्स हों। ऐसा नहीं है किसी से भी एडवाइस लेनी है और किसी की भी एडवाइस कंसिडर कर लेनी है, ऐसा नहीं है, है ना? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी की एडवाइस नहीं लेनी है और किसी की एडवाइस कंसिडर नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे आगे कोई है तो जरूर उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा होगा, उस एक्सपीरियंस से आपको बता सकता है। प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर एमएससी में 2 साल लगते हैं तो 2 ही साल लगते हैं, आप कितनी भी जल्दी कर लें, एमएससी 1 साल में नहीं हो जाएगी। अब देखिए, पीएचडी में अगर 4-5 इयर्स लगते हैं, तो जस्ट मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, टाइम टाइम दीजिए, वो उतना ही टाइम लगेगा। अगर एक पेपर को लिखने में 6 महीने, 4 महीने लगते हैं, तो उतना टाइम प्रॉपर दीजिए किसी भी सब्जेक्ट को। अगर आप गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गेट को प्रिपेयर करने में ड्यूरिंग एमएससी आपको उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप रेगुलर 1 और 2 आवर्स भी ड्यूरिंग एमएससी देते हैं, स्पेशली जिस पे आप फोकस करें, जो स्ट्रैटेजी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करी, इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे, तो 1 और 2 आवर्स अगर आप देते हैं, तो बाय द एंड ऑफ योर एमएससी यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द गेट एग्जाम, एटलीस्ट गेट एग्जाम, सो दैट आई एम श्योर। इसका मतलब प्रॉपर चीजों को अगर टाइम देंगे, जल्दबाजी करेंगे तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हायर एजुकेशन में कोई शॉर्टकट नहीं है। हायर एजुकेशन में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए पैनिक भी नहीं करना चाहिए और प्रॉपर टाइम देना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके गेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज से, अभी से गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, गेट के एग्जाम को सीरियसली लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको यूजफुल लगी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।